अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। तो जी स्टूडेंट, अभी मैं आपको रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के रेस्पिरेशन मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली। तो लेट्स स्टूडेंट, तो अभी आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन मैकेनिज्म क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या मतलब में रिएक्शन के पीछे सिलसिले शामिल हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बहुत से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के तमाम रिएक्शन समझने के लिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं। तो ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है वो कैसे होती है, वो रेस्पिरेशन से ही बेसिकली होती है। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के तमाम रिएक्शन समझने के लिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म क्या है और उनके टाइप्स क्या है, तो लेट्स स्टूडेंट आज मैं आपको तफसील से बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन एक मुसलसल अमल है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसे 3 बड़े मराहल में तकसीम करते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट आप जो कि एक ग्लाइकोलाइसिस है, krebs साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शहर है। तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ग्लाइकोलाइसिस, krebs साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये 3 एरोबिक रेस्पिरेशन के बड़े मराहल हैं। तो लेट्स स्टूडेंट देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। तो मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म क्या है, एक पानी लाइक सा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता क्या है, और इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस के अमल में क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इस अमल में ग्लूकोज के मालिक्यूल 6 कार्बन को पायरुविक एसिड कार्बन के 2 मालिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जो कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसको 3 कार्बन वाले 2 एटम के अंदर या 2 मालिक्यूल के अंदर तोड़ा जाता है, जिसे हम पायरुविक एसिड का नाम देते हैं। तो आप देखते हैं इस संबंध में ग्लूकोज मालिक्यूल 6 कार्बन को पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 मालिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो लेट्स स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है krebs साइकिल। तो krebs साइकिल में क्या होता है, तो krebs साइकिल में पायरुविक एसिड के मालिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। और इसमें जो पायरुविक एसिड के मालिक्यूल्स हैं 3 कार्बन वाले क्या हैं, पायरुविक एसिड के मालिक्यूल्स की यहाँ पर क्या होगा, मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। और इस दौरान क्या होता है कि ATP, NADH और FADH बनती हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि पायरुविक एसिड के अंदर से एक हाइड्रोजन के मालिक्यूल को निकाल दिया जाता है या ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दी जाती है। तो हम इसको कहते हैं कि पायरुविक एसिड के मालिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। और इस दौरान हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ATP एनर्जी, NADH और FADH बनते हैं। तो krebs से पता करने से पहले पायरुविक एसिड को एक 2 कार्बन वाले कंपाउंड एडेस्टाइल को एंजाइम में तब्दील किया जाता है। तो इसको एसिटाइल एंजाइम के अंदर तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये krebs साइकिल में इंटर ही नहीं होता। तो krebs साइकिल में इंटर होने से पहले क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड आपको नज़र आ रहा है क्या है, ये जो पायरुविक एसिड है, तो ये जो पायरुविक एसिड आपको नज़र आ रहा है इसको क्या किया जाता है, 2 कार्बन वाले मालिक्यूल के अंदर, जिसको हम एसिटाइल को एंजाइम का नाम देते हैं, तो इसमें चेंज कर दिया जाता है। लास्ट देखते हैं थर्ड मरला जो है रिस्पिरेशन का, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड मरला कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरला है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, आखिरी मरला है। इससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से मुंतकिल होता है। इस मरले में NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस को खारिज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरला है। इससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पर मुंतकिल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पर मुंतकिल होता है। तो इसमें क्या होता है, इस मरले में हमें क्या मिलता है, NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को खारिज करते हैं। जो NADH और FADH2 हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अभी अपने अंदर से खारिज करेंगे और हाइड्रोजन एटम को अपने अंदर से खारिज करेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक सिलसिला हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक सिलसिला हासिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को
ले लेते हैं, उनको कैरीज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के सिलसिले से गुजरती हैं तो इनमें से एनर्जी निकलती है। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है चैन से गुजर रहा होता है तो उस वक्त उसमें से एनर्जी खारिज होती है, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल से गुजरता है या किसी वे से गुजरता है तो उस वक्त क्या एनर्जी खारिज होती है, और उस एनर्जी से क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल होता है। तो लेट्स सी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हमने पढ़ा था पहले, मैं आपको बता दूं जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से खारिज हुए और इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एनर्जी हासिल की और यहाँ पर एटीपी की तैयारी हो गई, और आगे ये सेम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एनर्जी खारिज कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, NADPH की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वे जहाँ से ये गुजरते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं, उस एनर्जी खारिज से जो है ना एटीपी तैयार की जाती है। तो जी स्टूडेंट, अभी मैं आपको बैक लिए जा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं रिस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो लेट्स स्टूडेंट, अभी हम दोबारा वापस पहुंच गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सेलुलर रिस्पिरेशन का आखिरी मरला है। इससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पर मुंतकिल होता है। इस मरले में NADH और FADH 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को खारिज करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक सिलसिला हासिल है। जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के सिलसिले से गुजरते हैं तो इनमें से एनर्जी निकलती है, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इसके आखिर में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और पानी बना देते हैं। तो इसका जो लास्ट सिलसिला है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स पानी बना देते हैं। जब हाइड्रोजन आयंस के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और पानी बना देते हैं। लेट्स स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था बायोएनर्जेटिकल, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो यहाँ पर एंड हुआ। तो जी स्टूडेंट, मैं अभी आपको लिए जा रहा हूँ स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।